नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि जो यूपीएससी यानी सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की जाती है, उस परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर और मुख्य परीक्षा के स्तर पर, उन सवालों को कैसे हम हल करें, कैसे उसको टैकल करें। आइए आज की चर्चा में हम इन्हीं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले एक जरूरी सूचना, सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे कि 8 मार्च तक जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है उसको लेकर करके एक डिस्काउंट चल रहा है। और वह डिस्काउंट इस रूप में है कि यदि आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको यह कोर्स ₹17,499 में अवेलेबल हो सकेगा, है कि नहीं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि यह जो फाउंडेशन कोर्स है, जीएस का फाउंडेशन कोर्स है, जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ही कंबाइन किया गया है कि नहीं। और इस लिहाज से यह कोर्स आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, बशर्ते आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं। क्योंकि 8 मार्च तक इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको यह जो कोर्स है मात्र ₹17,499 में मिल जाएगा। और आज ही तक इसमें यह जो छूट है, यह छूट दी जा रही है। इसके बाद फिर इसमें जो शुल्क है वह बढ़ जाएगी और 11 मार्च से इस कोर्स की शुरुआत भी हो जाएगी, है कि नहीं। तो अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जल्दी से इस कोर्स में एडमिशन लीजिए और 11 मार्च से कोर्स में पढ़ना शुरू कर दीजिए, है कि नहीं। तो आइए इस कोर्स की जानकारी के साथ ही आज की चर्चा को भी देखते हैं और समझते हैं। देखो, सामने आप एक इमेज देख रहे हैं। चैट जीपीटी भी यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गया, है ना। यूपीएससी के सवालों को यह भी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हल नहीं कर सका, तो जो आम एस्पायरेंट है उसकी क्या गति हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं, सही समझदारी के साथ पढ़ते हैं, तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी बहुत ही आसान, बहुत ही सहज और सरल हो सकती है ना। आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। आईएएस परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, कैसी होती है। देखो, इसको हम 2 हिस्सों में बांट करके देखते हैं, है ना। एक है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा है मुख्य परीक्षा, है ना। देखो बेटा, यहां पर ध्यान रखना कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं ये वैकल्पिक स्तर के होते हैं, वैकल्पिक प्रकृति होती है इनकी। वैकल्पिक का मतलब क्या हुआ? A B C D इस तरीके से, है ना। मल्टीपल चॉइस उसमें होता है, A B C D में से कोई एक उत्तर होगा। यानी कि आपके सामने प्रश्न भी है और उत्तर भी है। उत्तर A B C D से बाहर नहीं है कि नहीं। उन्हीं चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प उस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस संदर्भ में आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। दूसरा है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के बारे में हम अगली स्लाइड में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा को देखें, क्योंकि यह पहला चरण है और यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है। यदि आपने इस चरण को क्रॉस नहीं किया तब तो फिर आगे की बात ही नहीं, आगे की बात ही बेकार है ना। तो देखो, यहां पर ध्यान रखना कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं वो 2 स्तरों पर पूछे जाते हैं, एक जीएस और एक सीसेट, है ना। अब यहां पर हम लोग जीएस और सीसेट के सिलेबस को विस्तार से देखने वाले नहीं हैं, है ना। ये या तो आपने देखा भी होगा या फिर हम लोग इस पर बाद में डिस्कशन कर लेंगे। हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रश्नों की प्रकृति पर, ठीक है। तो जो जीएस है, चूंकि हम लोग जीएस के फाउंडेशन कोर्स के बारे में यहां पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं और जीएस में जो विषय हैं उस पर हम लोग विस्तार से आज की चर्चा में बातचीत करेंगे। सीसेट के लिए विशेष स्तर पर हम लोग बातचीत करेंगे। सीसेट में जो पाठ्यक्रम है और उसके अंतर्गत जो प्रश्नों की प्रकृति रहती है, इसके लिए हम एक अलग से सेशन ले लेंगे, है ना। या फिर जो सीसेट के शिक्षक हैं श्री दिलीप मौर्य जी,
या तो मैं या फिर वो सीसेट पर अच्छे से एक विस्तार से आपकी क्लास ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जीएस के संदर्भ में विशेष तौर पर बात करते हैं। देखो, प्रश्न 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 रहती है प्रश्नों की संख्या, है ना, आपको पता है ना? नहीं यदि पता है तो एक बार पलट लेना, यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उसको पलट लेना, यूपीएससी की वेबसाइट पर तो आसानी से अवेलेबल है। अब ये जो 100 प्रश्न होते हैं, ये सभी प्रश्न अलग अलग विषयों से होते हैं। आप जब पढ़ाई करते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करते हैं, है ना, और यही होना भी चाहिए। विषय को क्रमबद्ध तरीके से, विषय के टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि जो परीक्षा है, परीक्षा में इन सभी की खिचड़ी बन जाती है। पहला सवाल यदि अर्थव्यवस्था से है तो हो सकता है दूसरा सवाल विज्ञान प्रौद्योगिकी से हो, तीसरा सवाल यदि इतिहास से है तो हो सकता है चौथा सवाल भूगोल से हो, है ना, कला संस्कृति भी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी भी है, राज्य व्यवस्था भी है, समसामयिकी भी है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां भी हैं, मानचित्र भी है। तो ये वर्साटाइल नेचर होता है प्रश्न पत्र का, और ऐसे में आपको सभी प्रश्नों को पढ़ना है कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि आप कुछ प्रश्नों को बिना पढ़े छोड़ दें और आप पास कर जाएं। यह बहुत ही बिरले ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। 100 प्रश्नों को तो पढ़ना ही चाहिए। बेशक आप 100 में से 60, 65, 70 प्रश्न हल कर पाए, लेकिन सभी 100 प्रश्नों को तो पढ़ना ही चाहिए, है ना। यहाँ पर एक गूढ़ मंत्र आपको बता देना चाहूंगा आपको कि कई बार ऐसा होता है कि 80 से 100 तक के बीच में कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको मिल जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। और सामान्य तौर पर कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 1 से 80 तक आने में ही वो थक हार जाते हैं, और जब वो घर पर जाते हैं तो 80 के बाद देखते हैं कि तब उन्हें लगता है कि अरे भाई, ये प्रश्न तो बहुत ही आसान था, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में रह गया या रह गई और ये सवाल मेरा छूट गया। और ये सवाल यदि हो जाता तो हो सकता था कि उनका सिलेक्शन हो जाता, पीटी में वो पास कर जाते, है ना। तो ये भूल कभी नहीं कीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको विशेष तौर पर आपको हिदायत दे दी है कि सभी 100 प्रश्न तो जरूर ही देखें शुरू से अंत तक। उसको देखने के बाद तब फिर अगले स्तर पर प्रश्नों को हल करें, और जो जो प्रश्न आपका हल होते जा रहा है उसको टिक करते जाए, मार्क करते जाए, है ना। खैर, यह तो एक परीक्षा भवन में जो गतिविधि अपनानी चाहिए वह हो गई। लेकिन जब हम फिर से प्रश्नों की प्रकृति पर बात करते हैं तो प्रश्नों की जो प्रकृति होती है दोस्तों, सामान्य तौर पर 3 स्तर के प्रश्न होते हैं। एक बहुत सरल, है ना, और एक बहुत कठिन, और एक कठिन और सरल, दोनों ही उसमें मिक्स होता है। अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, कठिन और सरल कैसे मिक्स होता है। तो देखो, ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन या आप पीटी में क्वालिफाई, सिलेक्शन तो क्या ही कहें, पीटी में कोई सिलेक्शन तो होता नहीं है। यदि कोई ये कहता है कि पीटी में मैं सिलेक्ट हो गया या मैं सिलेक्ट हो गई, तो उसे कहिएगा कि थोड़ा सा अपने भ्रम को दूर करो, है ना। पीटी में सिलेक्शन नहीं होता, यह तो एक केवल दरवाजा है, पहला दरवाजा है कि भाई चलो हम इस दरवाजे को क्रॉस करके क्वालिफाई होता है बच्चा। किस चीज के लिए? मेंस में अपीयर होने के लिए क्वालिफाई होता है कि आप इस लायक हैं कि भाई आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो 3 स्तर की प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य तौर पर। बहुत सरल प्रश्न हो सकता है 1 लाइनर पूछ दे, है ना, और उस प्रश्न को यदि आप गलत कर देते हैं तो समझिए कि आप धीरे धीरे रेस से बाहर जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, है ना। इस तरीके के प्रश्न तो गलत होने नहीं चाहिए। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर करके और यदि ऐसी गलती कर देते हैं तो फिर
हो सकता है कि आप उस रेस से बाहर चले जाए। और इस बात को इस कोर्स में ध्यान में रखा गया है ना, जो जिस कोर्स की मैंने अभी बात की, फाउंडेशन कोर्स की, क्योंकि इसमें परीक्षा से संबंधित जो एक अभ्यास होना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो आपका एक लगातार अभ्यास होना चाहिए, वह अभ्यास आपको करवाया जा रहा है ना। जो भी बच्चे फाउंडेशन 1 में जो बैच 1 है उसमें जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनको यह अभ्यास करवाया जा रहा है। और जो बैच 2 शुरू हो रहा है 11 मार्च से, उसमें भी यह अभ्यास करवाया जाएगा, है ना। क्योंकि अभ्यास सबसे अधिक जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत ही जनरलाइज्ड ये फॉर्मूला है, लेकिन लोग इसको यूज में नहीं लाता है। बहरहाल, तो यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सरल प्रश्न तो होते ही हैं, लेकिन ये जो लॉलीपॉप प्रश्न है इन्हीं में कैच आउट होने की संभावना रहती है ना। तो इसको सावधानी से देखना है और इसके लिए अभ्यास करना है। दूसरा, बहुत कठिन प्रश्न भी रहते हैं। ऐसे प्रश्न भी रह सकते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये पूछ क्या रहा है ना। 3, 4, 5 कथन वाले प्रश्न आ सकते हैं। ऐसे ऐसे शब्द उसमें रह सकते हैं कि आपने कभी सुना ही ना हो, पहली बार आप एग्जामिनेशन हॉल में ही सुन रहे हो, है कि नहीं। तो ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा सा सचेत रहना है ना। तुरंत में इनका उत्तर या तो दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ठहरना है, ठीक है। इन पर कब अटेम्प्ट लेना है ये मैं अभी बताऊंगा। तो एक तो हो गया बहुत सरल सवाल, और मेरा आप विश्वास कीजिए कि ये जो बहुत सरल सवाल होते हैं, इन 100 सवालों में से कम 30 से 35 सवाल ऐसे होते हैं जो कि बहुत सरल होते हैं। कम से कम मैं ये बोल रहा हूं। आप किसी भी साल के परीक्षा में जो सवाल पूछे गए उन सवालों को देखिएगा, प्रश्न पत्र को देखिएगा। यदि आपने सही तरीके से पढ़ाई की है, ठीक से पढ़ाई की है, यदि कोई व्यक्ति कुछ पढ़ा ही नहीं है तब तो फिर बात ही अलग है ना। यदि एक सामान्य तौर पर भी अब कोई अभ्यर्थी है जो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वह कम से कम 30 से 35 सवालों का तो जवाब आसानी से दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी रहते हैं, है ना। ये मैं एवरेज बता रहा हूं, ठीक है। अब जो बाकी बचे लगभग 70 से लेकर करके और 75 तक जो सवाल हैं, 65-70 जो सवाल हैं, उन सवालों में कुछ सवाल तो बहुत कठिन रहेंगे और उनके बाद कुछ सवाल कठिन और सरल दोनों रहेंगे, है ना। तो आपको अब यहां पर फोकस करना है, कठिन और सरल, क्योंकि उसमें कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके बारे में आपने सुना है, ध्यान में नहीं आ रहा है, सुना है जरूर, लेकिन रिकॉल यदि आप करें, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पर जोर दें, एक्सरसाइज करें, तो फिर आपको ध्यान में आ सकता है और देन फिर आप उसका एक उत्तर वहां से चुन सकते हैं, है ना। कई बार ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि एक प्रश्न दिया गया, उसमें 3 सेंटेंस दिए गए और उन 3 सेंटेंसेस में से 2 सेंटेंस के बारे में सुना है, 1 के बारे में नहीं सुना है, या फिर 1 के बारे में सुना है, 2 के बारे में नहीं सुना है ना। कभी ऐसा फील किया है या नहीं किया है? नहीं फील किया है तो फील करना, पता चल जाएगा, है ना। तो इन सवालों को आपको समझना है और उसमें आप यदि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो वे सवाल आसानी से हल हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर इस तकनीक को अपनाना है ना। क्या? तो एलिमिनेशन मेथड, है ना, कि एक सेंटेंस यदि पता है कि हाँ ये गलत है या सही है, उसके आधार पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, उसमें से क्या सही होना चाहिए, उसमें से जो गलत है या सही है उसको छांटते जाइए, उत्तर आपके सामने आ जाएगा, है ना। कई सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे रहेंगे, इन्हीं में से कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो कि शुरू में पढ़ते समय आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, पता नहीं क्या पूछ लिया है UPSC ने, है ना।
लेकिन जब आप दूसरी बार उसको पलटेंगे तो लगेगा कि अरे भाई ये तो मैंने पढ़ा ही था, इसमें दिक्कत क्या है, ये तो सब मुझे आता है, फटाक से आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से आप कठिन और सरल सवाल को इस बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए और अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर बारी आती है बहुत कठिन सवाल की। ठीक है, ये जो बहुत कठिन सवाल होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। इनको आप सबसे अंत में अटेम्प्ट कीजिए, है ना, और इसमें देखिए कि क्या इसमें से कुछ ऐसा है जिसमें मैं थोड़ा एक अनुमान लगाऊं तो फिर इसमें से कुछ चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन ये रिस्क फैक्टर है, ये ध्यान रखिएगा, ये रिस्क फैक्टर है। तो इसमें आप सावधानी से कुछ प्रश्नों को मार्क करके और देन फिर उनका उत्तर जो भी आपको अपनी समझदारी से लगता है, आपकी चेतना से जो लगता है कि अच्छा इसमें ये नहीं ये, कुछ लॉजिक भी यहाँ पर काम करता है ना। आपका पूरा का पूरा जो मस्तिष्क है वहां पर इतना अधिक कंसंट्रेटेड हो जाता है कि इतना कंसंट्रेशन यदि आप अपने स्टडी रूम में रखते तो फिर क्या बात थी, है ना। एग्जामिनेशन हॉल में तो बहुत अधिक कंसंट्रेशन व्यक्ति का रहता है, ना मोबाइल फोन ध्यान में रहता है, ना पानी पीना ध्यान में रहता है ना। हालांकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में फैन गिनते हैं, कितने पंखे हैं इस एग्जामिनेशन हॉल में, कितना ट्यूब है ना, कितने खिड़कियां हैं, ये सब गिनते हैं। होते हैं धुरंधर, लेकिन मुझे उम्मीद है आप ऐसे धुरंधर नहीं होंगे, है कि नहीं। बहरहाल तो बहुत कठिन जो सवाल रहता है उन सवालों को बहुत सावधानी से समझना है ना। और देन फिर जो भी आपको लगता है कि अच्छा इसमें कुछ अनुमान लग रहा है, कुछ आप तर्क लगाइए और उसके आधार पर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। जहां तक हो सकता है उनका उत्तर दीजिए, अदरवाइज फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना। ज्यादा बहादुरी कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से जो प्रश्नों की प्रकृति रहती है प्रारंभिक परीक्षा में, वो यहां पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा यह तो एक ऊपरी लेवल है जो कि बहुत ही मोटे स्तर पर आप समझ सकते हैं। इसके बाद एक और लेवल आता है प्रश्नों की प्रकृति को समझने के लिए। जैसे कि कुछ सवाल ऐसे भी रहते हैं जो टॉपिक अलग अलग रहता है ना, और उन 4 अलग टॉपिक से एक सवाल बना दिया जाता है। एक सवाल बना दिया गया प्राचीन भारत से, है ना, एक वाक्य, सॉरी, उस पार्टिकुलर सवाल में एक वाक्य ले लिया गया प्राचीन भारत के मौर्य काल से, दूसरा वाक्य ले लिया गया गुप्त काल से, तीसरा वाक्य ले लिया गया वैदिक काल से, चौथा वाक्य ले लिया गया गुप्तोत्तर काल से। अब उन चारों को समझते हुए आपको उत्तर देना है ना। इस तरीके से सवाल जब पूछ लिया जाता है तो फिर चुनौती हो जाती है। तो आपको अभ्यास ऐसे भी करना है, यानी कि आपको अपने पाठ्यक्रम को बहुत सावधानी से पढ़ना है। ठीक है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं, उसको बहुत सावधानी से एक एक करके पढ़ना है। और इसका अभ्यास जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है इसमें इस तरीके से भी अभ्यास करवाया जा रहा है, करवाया जाएगा, है ना। इसीलिए जो भी आप अभ्यर्थी इस बैच में एडमिशन लेंगे उस सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है ना। तो यहां पर इस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कई बार पहेली नुमा प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। यूपीएससी पहेली बहुत बुझाती है। ठीक है, बेशक जो अभ्यर्थी है उसके दिमाग की बत्ती बुझ जाए, लेकिन यूपीएससी पहेली बुझाती है ना। लंबा सा एक क्वेश्चन बनाएगी और उसके आधार पर उत्तर देना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि लंबा प्रश्न तो है लेकिन एक कीवर्ड उसमें ऐसा है जिसके आधार पर फट से आप उत्तर दे सकते हैं। तो ये सब क्या है, प्रश्नों की प्रकृति को समझना है ना। और जब आप इस प्रकृति को समझ जाते हैं तो फिर आप जब रियल डे, जो जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होता है, जब जिस दिन आपका इम्तिहान होता है, एग्जाम होता है, उस दिन जब आप बैठते हैं तो फिर आप चीजों को समझते बूझते
आगे बढ़ते जाते हैं और आपके लिए वो सारा का सारा जो प्रश्न पत्र है हंसी खेल हो जाता है और आप अच्छे से उस परीक्षा में पास कर सकते हैं, है ना। तो ये सब जो बातें हैं आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की प्रकृति को समझने के मद्देनजर। ठीक है, चलिए, यदि कुछ और सवाल आपको लगता है कि यहाँ पर आपको डाउट है या फिर संदेह है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, है ना, क्योंकि ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये रिकॉर्डेड है। लाइव रहता तो फिर तुरंत मैं आपसे पूछ लेता। तो बहरहाल कोई बात नहीं है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आप प्रश्न पूछिएगा तो उससे मैं समझ पाऊंगा कि अच्छा और क्या आपकी क्वेरी है। ठीक है, मैंने अपने स्तर पर भरसक कोशिश की है कि आपकी जो भी इससे संबंधित क्वेरीज या फिर जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दिया जाए। क्लियर? चलिए, अब हम आगे बात करें कि कैसे लिखे अच्छा उत्तर। अब ये किसकी बात हो रही है? जाहिर सी बात है, वैकल्पिक जो प्रश्न रहते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा रहती है, उसमें तो आदमी आप क्या ही लिखेगा, उसमें तो रोल नंबर भरना ही काफ़ी होता है कि नहीं। परीक्षा कोड और परीक्षा केंद्र का जो कोड है, विषय का जो कोड है, वही सब लिखना होता है, और क्या ही लिखेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मुख्य परीक्षा की, है ना, मुख्य परीक्षा। अब प्रश्न है कि कैसे लिखे अच्छा उत्तर। कैसे लिखे अच्छा उत्तर, कुछ दिमाग में बात आए तो बताना कमेंट सेक्शन में कि सर मैं ये सोच रहा था, मैं ये सोच रही थी कि ऐसे लिख सकते हैं। लाल पेन से लिखें, ब्लैक पेन से लिखें, ब्लू से लिखें, 100 रुपए वाले कलम से लिखें, कैसे लिखें, अच्छा उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। तकिए पर हाथ रख कर करके तब फिर लिखें, टेबल चेयर पर बैठ करके लिखें, आखिर कैसे लिखा जा सकता है अच्छा उत्तर भाई, है। देखो, ये सब तो कुछ नहीं है ना, ये सब तो केवल बातूनी बातें हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि भाई उत्तर का मतलब क्या है। जो प्रश्न पूछा गया उसका मतलब यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आप एक सही उत्तर लिख सकते हैं, और उसको यदि आप व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं तो फिर आपका उत्तर अच्छा हो जाता है। तो पहली शर्त यह है कि प्रश्न को समझना, और यह सबसे कठिन काम होता है, सबसे कठिन। सामान्य तौर पर 100 में से 80 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि प्रश्न को समझ ही नहीं पाते। अरे आम बोलचाल में ही, आम बातचीत में ही कई बार पता नहीं आपने महसूस किया है या नहीं किया है, कई बार मुझे ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है कि मैंने पूछा ए, वो जवाब दे रहे हैं बी। मैंने कहता हूं कि भैया मैं आपसे ए पूछ रहा हूं, इसका जवाब दो ना, बी में क्यों जा रहे हो। इनफैक्ट यूपीएससी को समय नहीं है, समय नहीं है मतलब ये कि आपसे कोर, आप प्रश्न के बारे में बताइए, प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, आप घुमाइए नहीं, है ना। क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले, प्रशासनिक अधिकारी के पास में कंक्रीट जानकारी होनी चाहिए, कंक्रीट उसके पास में समाधान होना चाहिए। वो जनता को, वो सरकार को यदि घुमाने लगे तब तो फिर देश का कल्याण हुआ। तो इसी लिहाज से यहां पर महत्वपूर्ण है कि भाई प्रश्न को आपने समझा या नहीं समझा। प्रश्न को यदि आप समझते हैं तो फिर आप उत्तर लिखने की स्थिति में आते हैं, तब आप सही उत्तर लिखते हैं। प्रश्न को यदि आपने समझा ही नहीं तब तो फिर आप गए काम से, है ना। सही आप उत्तर लिखते हैं, है ना। यदि आप प्रश्न को समझे ही नहीं, प्रश्न पूछा गया आम, आपने बता दिया इमली, चले गए। ठीक है, इसके साथ साथ आपका उत्तर तब और अच्छा हो जाता है जब आप उसे व्यवस्थित क्रम प्रदान करते हैं।
व्यवस्थित क्रम प्रदान करना, है ना। कौन से पक्ष को ऊपर पहले लिखना है, कौन से पक्ष को बाद में लिखना है, कौन से पक्ष को शुरू में लिखना है, कौन से पक्ष को अंत में लिखना है, ये समझदारी होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, किचपिच ना हो, कटकुट ना हो, व्यवस्थित तरीके से आपने चीजों को खोल दिया है, प्रश्न को आपने खोल करके रख दिया कि भैया आपने ये पूछा है, देखिए इसमें ये सारी बातें हैं। अब चाहे उसको आपने बुलेट फॉर्म में बताया, चाहे आपने डायग्राम बना करके बताया, चाहे आपने चार्ट बना करके बताया, जैसे बताया, प्रश्न की डिमांड को आपने फुलफिल कर दिया, आपको बेहतर उत्तर मिलेगा। और यदि आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा है प्रश्न का उत्तर लिखने में, तो आपका उत्तर औरों की अपेक्षा अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, तब यह कहा जा सकता है कि आपने अच्छा उत्तर लिखा है। एक तो हुआ कि उत्तर लिख दिया, एक हुआ सही उत्तर लिखा, और एक हुआ अच्छा उत्तर लिखा। उत्तर लिख दिया तो पता ही नहीं चला कि भाई आम लिखा है, इमली लिखा है, क्या लिखा है। सही उत्तर लिखा है तो कुछ अंक आपको सही मिल जाएंगे, है ना। 10 में से आपको 3, 4, 5 तक मिल सकता है, ठीक है। यदि अच्छा उत्तर लिखा तो 5 की जगह 6, 6.5 तक मिल सकता है। 7, 8 तो खैर बहुत ही बिरले हैं, हो सकते हैं उनको ही मिलता है, इनफैक्ट नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपके अंकों में बढ़ोतरी होती चली जाती है। और यदि आप इस चीज को नहीं समझते हैं, इस तरीके से उत्तर लेखन नहीं करते हैं, तो फिर आपके अंकों में वैसे ही घटोतरी होती चली जाती है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक मूल बात है, वह यह है कि आखिर उत्तर लिखने की शुरुआत कैसे करें, है ना। क्या हम लिखना शुरू करें। मान लो कि कोई प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न के संदर्भ में हम कैसे उसका उत्तर लिखना शुरू करें। बहुत ही आसान है, प्रश्न में जो पूछा गया है उसी को आप शुरू कीजिए लिखना। मान लीजिए यदि प्रश्न पूछ लिया गया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में धन के निस्यंदन सिद्धांत से भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इस बात से आप कहां तक सहमत, ठीक है। तो एक तो पक्ष है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, दूसरा पक्ष है जो भारत की अर्थव्यवस्था, और तीसरा पक्ष है धन का निस्यंदन, है ना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ वेल्थ। धन का निस्यंदन सिद्धांत मॉडर्न इंडिया में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इन तीनों को यदि आप समझ रहे हैं तो फिर आप इसी से उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि धन का निस्यंदन ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक आर्थिक प्रहार था भारत पर, या भारत पर एक आर्थिक प्रहार था। फिर धन के निस्यंदन से संबंधित जो गतिविधियां रहीं, क्या ब्रिटिश शासन ने किया, उसके बारे में आप बताइए। और उस समय की जो तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह कैसी थी, क्या थी, किस तरीके से इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में किया, ये बताइए। आपका उत्तर फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न को समझना है, प्रश्न में जो कीवर्ड्स हैं उनको समझना है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, है ना। कीवर्ड्स को समझना। कीवर्ड्स का मतलब क्या कि आखिर प्रश्न में किसके बारे में बात की जा रही है ना। जिसके बारे में बात की जा रही है वो समझिए, अच्छा ये है, और उसके आधार पर फिर आप उत्तर को विस्तार दीजिए। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस तरीके से अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इससे संबंधित कुछ भी जानकारी लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही आप
मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आप चाहें तो नोट कर लीजिए, dilip.kumar@studiiq.com है। और दूसरा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, dilip.kumar@01 है ना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और साथ ही dilip.kumar@studiiq.com ये मेरा मेल आईडी है। इस मेल आईडी पर आप अपने जो भी क्यूरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर कई सारी जानकारियां मैं देता रहता हूं। ठीक है, मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।